स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 11th क्लास की बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। तो उसी श्रृंखला में आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में उपस्थित राइबोसोम के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो टॉपिक आज हमने लिया है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का तीसरा पार्ट है और इस तीसरे पार्ट में हम लोग राइबोसोम के बारे में चर्चा करेंगे। जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बात की थी प्रोकैरियोटिक कोशिका के जेनेटिक मटेरियल की, आनुवंशिक पदार्थ की। और आज तीसरे पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे राइबोसोम के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नोट करनी है आप लोगों को, वन बाय वन इनको समझते भी जाएंगे और हम लिखते भी जाएंगे। नंबर 1, ये जो कोशिकाएं हैं यानी जो जीवाणु कोशिकाएं हैं बैक्टीरिया की सेल है। तो एक बात ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा कोई कोशिकीय अंग नहीं है जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन या झिल्ली उपस्थित हो। तो मैंने पहले एक चर्चा की थी कि कोशिकीय अंगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ कोशिकीय अंग ऐसे हैं जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। दूसरी कैटेगरी में ऐसे कोशिकीय अंग हैं जिनके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण है, जैसे कि लाइसोसोम। तीसरा, ऐसे कोशिकीय अंग जिनके चारों ओर कोई आवरण नहीं है और उसी कैटेगरी का जो कोशिकीय अंग है वो राइबोसोम है। तो ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
ऐसा कोई कोशिकीय अंग नहीं होगा जिसके चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण हो या जिसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण हो। यानी इन कोशिकाओं में झिल्ली से आवरणित कोशिकीय अंग अनुपस्थित होते हैं, लेकिन राइबोसोम जिसके चारों ओर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन का, झिल्ली का आवरण नहीं है, ये इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। बात करेंगे राइबोसोम की, क्या विशेषताएं हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। नंबर 1, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। यानी एक कोशिका में जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, तो आप लोग बाद में डिटेल पढ़ेंगे कि प्रोटीन का संश्लेषण 2 चरणों में होता है। पहला चरण अनुलेखन कहलाता है और प्रोटीन संश्लेषण के दूसरे चरण को अनुवादन कहते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो एक क्रिया होती है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का दूसरा स्टेप है, चरण है अनुवादन। ये क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का सेकेंड स्टेप है। तो जो कोशिका में ये वाली जो क्रिया हो रही है, वो इस राइबोसोम पर होती है और इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री इस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है वो मैंने यहां मेंशन कर दिया। दूसरी बात, ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में, यानी दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम उपस्थित होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, तो अगले कुछ पॉइंट हम लोग नोट करेंगे कि किस प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम से अलग होते हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट जो नोट करने वाला है, क्या देखते हैं हम कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम साइज में, आकार में, तो इनका आकार छोटा है अगर कंपैरिजन करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम से। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम स्मॉल साइज के हैं, आकार में छोटे हैं और इनके आकार को मेजर करने के बाद हम लिखते हैं ये 70S टाइप के हैं। हिंदी में कहें 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता है। जबकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं
यूकैरियोटिक कोशिका से, तो उनके राइबोसोम लार्ज साइज के हैं, आकार में बड़े हैं, और वो 80S टाइप के 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो कंपैरिजन किया मैंने। अब यहां जो बात हमें नोट करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये S क्या है। तो S एक्चुअल में एक इकाई है, और इस इकाई का नाम है तो S एक्चुअल में एक यूनिट है, एक इकाई है, और इस इकाई का नाम है स्वेडबर्ग इकाई। अब ये स्वेडबर्ग इकाई क्या है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। एक उपकरण है जिसका नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। क्या नाम है उपकरण का, याद रह जाएगा आपको। तो एक उपकरण की मैंने बात की, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में, जो हिंदी में इसे परा अपकेंद्रण उपकरण कहेंगे, ये उपकरण अपकेंद्रण की क्रिया के लिए काम में लिया जाता है, और इस उपकरण के द्वारा जब अपकेंद्रण करते हैं तो अलग अलग घनत्व वाले जो कोशिकीय अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और भी अलग अलग, तो वो अपने घनत्व के अनुसार एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं अवसादन, यानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज उपकरण के द्वारा अवसादन की क्रिया की जाती है। तो अवसादन गुणांक, इसे मापने के लिए जो इकाई काम में लेते हैं, उस इकाई का नाम स्वेडबर्ग इकाई है। इसे हम लोग S के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो 70S मतलब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का अवसादन गुणांक 70 है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम का अवसादन गुणांक 80 है। और इस अवसादन गुणांक को मापने के लिए जो यूनिट, जो इकाई हमने काम में ली, वो स्वेडबर्ग है। पहली बार इसी वैज्ञानिक के द्वारा इस इकाई के बारे में जानकारी दी गई, इसलिए इसे स्वेडबर्ग इकाई के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जो कि मैंने कहा था 70S प्रकार का है। क्या देखते हैं इसके कंपोजिशन में हम लोग कि इस 70S राइबोसोम की 2 उप इकाइयां हैं। एक बड़ी उप इकाई है और एक इसकी छोटी उप इकाई है। देखते हैं कि 70S राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाई है वो तो है आपके 50S, और जो छोटी उप इकाई है वो है आपके 30S। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आकार में छोटे हैं, इनका अवसादन गुणांक 70S होता है, और ये राइबोसोम 2 उप इकाइयों के मिलने से बनते हैं, जिनमें से एक उप इकाई आकार में बड़ी
और दूसरी उप इकाई आकार में छोटी होती है। बड़ी उप इकाई यहां पर 50s है और छोटी उप इकाई यहां पर 30s है। ये बात भी नोट करने वाली है। अगली बात, राइबोसोम का अगर हम रासायनिक संगठन देखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, राइबोसोम एक्चुअल में राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के कण है। क्या है? राइबोसोम आर द राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। यानी जब आप एक राइबोसोम की संरचना देखोगे तो एक तो वहां आपको उनकी संरचना में प्रोटीन दिखाई देंगे, दूसरा आपको राइबोसोम की संरचना में आरएनए दिखाई देगा, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और ये प्रोटीन, इनके मिलने से राइबोसोम बनता है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, राइबोसोम को सामान्यतः राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के कण के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा कि इनके संगठन में एक तो प्रोटीन है और दूसरा इनके संगठन में राइबोसोमल आरएनए होता है। यहां तक ठीक। अब यहां बात करेंगे पहले 50s की और फिर 30s की, कि 50s में कौन से आरएनए काम आते हैं, 30s में कौन से आरएनए काम में आएंगे। तो क्या देखते हैं कि 30s वाला जो है, छोटी जो उप इकाई है, वहां आपके 16s प्रकार के राइबोसोमल आरएनए हैं। 50s जो कि बड़ी उप इकाई है, वहां पर आपको 23s आरएनए और 5s आरएनए, ये दो प्रकार के आरएनए मिलते हैं। तो ये हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के रासायनिक संगठन की बात की कि उनके रासायनिक संगठन में प्रोटीन होते हैं प्लस विभिन्न प्रकार के आरएनए होते हैं, जिसमें बड़ी उप इकाई में ये दो प्रकार के आरएनए हैं, छोटी उप इकाई में ये 16s प्रकार का आरएनए होता है। अगली बात, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम से अलग है। तो एक तो आकार के आधार पे अलग हो गए, उप इकाइयां भी दोनों की अलग अलग होती है। जब यूकैरियोटिक राइबोसोम डिस्कस करेंगे तब जानकारी पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी की डिस्कस करें। आप सभी लोगों ने एंटीबायोटिक्स जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामपेनिकॉल, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। हिंदी में इन्हें प्रतिजैविक औषधियों के नाम से जानते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो करती क्या है, राइबोसोम के साथ जाकर जुड़ जाती है। और राइबोसोम मैंने कहा प्रोटीन संश्लेषण के अनुवादन में काम आते हैं। अब जब ये एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक जो हैं इन राइबोसोम के साथ जाके जुड़ेगी तो ये क्रिया रुक जाएगी, प्रोटीन नहीं बनेगा। तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं वो केवल इस 70s राइबोसोम पर काम करती है। 80s जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम है, तो 80s प्रकार का राइबोसोम जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो प्रतिरोधी है एंटीबायोटिक के प्रति, जबकि 70s प्रकार का राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये संवेदनशील होता है एंटीबायोटिक्स के प्रति। इसलिए जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं
जब भी कोई जीवाणु का संक्रमण होता है तो वो एंटीबायोटिक जीवाणुओं के 70S राइबोसोम पर अपना काम करती है, प्रोटीन के निर्माण को रोक देती है, जीवाणुओं का जो गुणन हो रहा था वो रुक जाता है। जबकि हमारा राइबोसोम 80S है, इसलिए एंटीबायोटिक का उस 80S राइबोसोम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आई होप आज जो चर्चा हमने की राइबोसोम के बारे में आपको इजीली समझ में आ गया होगा। राइबोसोम क्या है, उनका रासायनिक संगठन कैसा होता है और किस प्रकार प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम से अलग होते हैं। कल हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के चौथे भाग की बात करेंगे और उसमें पर्टिकुलरली हम कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।